हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट रिवीजन। सो इस वाले टॉपिक में से ये बेसिकली आप लोगों का जो यूनिट 5 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसका चैप्टर नंबर 2 आपका एक्सबीआरएल के ऊपर है। और मैंने इसकी पूरी थ्योरी कवर कर दी है। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो आपको थ्योरी में शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है 5 या 6 मार्क्स का। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इन नोट्स को आप एज इट इज़ अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप एक काम करना, इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखोगे ना, तो एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखोगे तो उससे हेल्प हो जाएगी। हालांकि इतना जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग। ठीक है। एक्सबीआरएल क्या होता है? एक्सबीआरएल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस मार्कअप लैंग्वेज। जब भी आप एक्सबीआरएल यूज करेंगे अपने आंसर में, उससे पहले एक बार एक्सटेंसिबल बिजनेस मार्कअप लैंग्वेज लिख देना, डायरेक्टली एक्सबीआरएल मत लिखना। इज एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, तो उस टाइप की चीज़ है। हालांकि अगर ये आप फुल फॉर्म नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये लिख देना, एक्सबीआरएल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज इज एक्सएमएल बेस्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये आप लोगों का कीवर्ड हो जाएगा। किस लिए होता है? ग्लोबल कम्युनिकेशन होता है किस चीज़ के लिए? फॉर एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है द यूनिट टैक्स ऑफ एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल में कुछ टैक्स होता है ना, जैसे आपकी बुक है, बुक के अंदर आप लोग पेपर टैक्स लगाते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करने के लिए। तो ठीक वैसे ही इनके भी टैक्स होते हैं, विच इज़ नोन एज एलिमेंट्स। अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैप्चर ऑफ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स विद इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। These elements are standardized and can be read by computer system, making it easier to process and analyze financial information across different platforms and systems. इससे आपको ये पता लगता है कि ये जो एक्सपीआरएल लैंग्वेज है ये किसी सिस्टम बेस्ड नहीं है, ये सभी ये बहुत ही ओपन सोर्स होता है, ये सभी सिस्टम्स में काम करता है। ठीक है, आपको एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सबीआरएल को शुरू किसने किया, एक्सबीआरएल को डेवलप किसने किया। XBRL was developed by an international NPO, not for profit organization called the XBRL International. XBRL International Incorporated एक कंपनी है जिसने XBRL को डेवलप किया है, also known as XBRL Consortium, which was founded in 1998. XBRL International is a global network of companies. XBRL International क्या है? Global network of companies, organizations and government agencies that are dedicated to developing and promoting use of XBRL as a standard for financial reporting and analysis. ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, आप लोगों के एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो। तो एक्सबीआरएल ने क्या किया है कि एक इंटरनेशनल फॉर्मेट बना दिया है, जिसके ऊपर सभी कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रही है वो एक्सबीआरएल को फॉर्म करेंगे। तो उसी एक पैटर्न पे, उसी तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करेंगी। ठीक है। इसके एडवांटेजेस वगैरह जैसे जैसे हम लोग आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आने लगेगा। अब देखिए एक्सबीआरएल एम क्या करता है। एक्सबीआरएल एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, accuracy and transparency of the financial reporting, reduce time and cost of preparing and disseminating financial information, and enables more efficient and effective way of analyzing the financial data. It is used by a wide range of organizations including regulatory bodies, मतलब जो यूजर्स कौन कौन से होते हैं इसकी, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई। रेगुलेटरी बॉडीज मतलब जो जैसे सेबी हो गया, जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपनीज में आईआरडी हो गया, बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज हो जाती हैं। अकाउंटिंग फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेशंस। इसके बाद आ जाता है एक्सबीआरएल क्या है। एक्सबीआरएल इज एन ओपन स्टैंडर्ड विच मीन्स इट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज़। इसके लिए आपको कोई भी चीज़ पे नहीं करनी पड़ती। एंड कैन बी एंड डेवलपमेंट कैन एंड डेवलपमेंट बाय एनीवन। इसको कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई भी इसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है। दिस वॉज कंट्रीब्यूटेड it has contributed towards widespread adoption and use in the various business industries and sectors around the world. इसको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक कॉरपोरेशन जो बड़ी कॉरपोरेशन होती है, क्योंकि देखिए अलग अलग कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में अपने अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके, अपने अपने तरीके से बनाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, इसके बाद एक कंपनी है यूएसए में, यूएसए में जिस तरीके से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, या साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो सभी के सभी अलग है। तो कोई एक इंटरनेशनल वो होना चाहिए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस जो सभी के सभी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ताकि कंपेरेटिवली कंपेयर करना आसान हो। नहीं तो एक को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, दूसरे को तीसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए एक्सबीआरएल आया है। फीचर्स की बात करें, बिजनेस रूल्स वैलिडेशन।
जो XBRL है उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इट अलाउज यूजर्स टू वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द XBRL इंस्टेंस डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टेंट। जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट है, मतलब एक जैसी है, विद द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब एक आप समझ सकते हो रूल्स, एंड द प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स। रूल्स ऑफ वैलिडेशन इंश्योर दैट डेटा इज वैलिड, जो डेटा है वो वैलिड है, रिलाई कर सकते हो, एंड कंसिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से वो रिलायबल भी है, वैलिड भी है और कंसिस्टेंट है, मतलब कि सेम फॉर्मेट में चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्लियर डेफिनेशंस। क्लियर डेफिनेशंस का मतलब है कि XBRL टेक्सोनॉमीज प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टर्म्स। जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टर्म्स हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो क्लियर है, कंसाइज है एंड प्रिसाइज है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, या कोई भी मतलब ये कह सकते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट का कहीं पे स्कोप नहीं है। उन लोगों ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। सच एस रेवेन्यू, रेवेन्यू की डेफिनेशन सभी के लिए सेम। एक्सपेंस, कई लोग होता है ना, रेवेन्यू में कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कम कर लेते हैं। तो XBRL ने बिल्कुल फॉर्मेट बता दिया है कि इसमें रेवेन्यू के अंदर किन किन चीज़ों को काउंट किया जाएगा, किन चीज़ों को नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से एक्सपेंस, तो कंपनीज जब एक ही फॉर्मेट को फॉलो करती है, एक ही रूल को फॉलो करती है, तो उनके लिए आसान हो जाता है। जो एनालिस्ट हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती है इस चीज़ को एनालाइज करने में, समझने में और बाकी चीज़ों में, ठीक है। एसेट्स की डेफिनेशन है, लाइबिलिटीज़ क्या है, विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Strong software support. XBRL provides a standardized way of presenting financial data, which enables software developers to create applications that can read, process, and analyze XBRL data. इसमें समझाने लायक तो कुछ भी नहीं था। सपोर्ट्स मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज मतलब कि जैसे मैं इंडिया में बैठा हूँ और उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। हर एक कंट्री अपने अपने तरीके से चीज़ें बनाती है, हर एक कंपनी का रूल अलग है, हर एक कंपनी अलग अलग जगह पे, मतलब डेमोग्राफिक पे भी डिपेंड करता है। तो मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। XBRL allows the creation of taxonomy labels in multiple language, making it easier for the companies to report financial information across different regions to comply with the local language requirement, ठीक है। दिस फीचर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं, तो हर एक कंट्रीज़ में वो लोग एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ताकि अलग अलग जगहों की डेटा को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं मेरी कंपनी US में इनकॉर्पोरेटेड है, मेरी कंपनी साउथ अफ्रीका में भी है, मेरी कंपनी इंडिया में भी है, ठीक है। मेरी कंपनी और भी 5-6 कंट्रीज़ में एक्सपेंड किया हुआ है, तो सब अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ी बनाएंगे ना अपने जो एनुअल रिपोर्ट्स और बाकी सब चीज़ें। सबको XBRL के फॉर्मेट में बनाया जाएगा, ताकि जो होल्डिंग कंपनी है, जो मेन कंपनी है, जो हेडक्वार्टर्स है, ये एक तरीके से वो समझ सकते हो, तो उनके लिए चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। उनको समझ में आता है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और बाकी सब चीज़ें, कैसी परफॉर्मेंस रही एक्चुअली में, वो भी देखना पड़ता है। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूज़र ऑफ XBRL, यूजर्स ऑफ XBRL, आई एम सॉरी। पहला हो जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। XBRL enables financial data to be exchanged between businesses, financial institutions, government agencies in a standard digital format. Regulatory compliance, standardization, and accuracy in reporting, making it easier for the regulators to analyze the data. Investor analysis, investor to perform analysis and comparison of financial data across companies, इंडस्ट्रीज एंड रीजन्स। इन्वेस्टर क्यों एनालाइज करते हैं? ताकि उन्हें पता लग जाए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उन्हें कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है या उन्हें किसी और कंपनी में अपना अपना इन्वेस्ट करना है, तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, इट इनेबल्स रिस्क डेटा टू बी कैप्चर्ड इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, अलाउिंग बेटर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। जहाँ पे भी रिस्क है उसको बेटर तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करी जाए। फिर होता है एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, सिंपल सा। इसके बाद आता है यूजर्स ऑफ XBRL। कौन कौन लोग यूज़ करते हैं XBRL को? रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हो गए, ठीक है। सिक्योरिटी रेगुलेशन, हमारे यहाँ से भी हो गया। फाइनेंशियल में मान लेते हैं RBI, बिजनेस रजिस्ट्रार्स, टैक्स अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अथॉरिटीज़ इन चार्ज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़, हमारे यहाँ नीति आयोग, इसको आप समझ सकते हो। फिर कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ यूज़ करती हैं। कंपनी किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग मतलब कंपैरिजन विद द पीयर्स, मतलब एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज़ है ना, उससे। जैसे कि एक मान लेता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा है, महिंद्रा है, अशोका लीलैंड है और MG है और होंडा है,
ये सभी के सभी कंपनीज जब अपना सारा का सारा मतलब एक ही सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं, एक ही सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं, तो बेंचमार्क बनाया जाता है कंपेयर करने के लिए एक कंपनी के दूसरी कंपनी के साथ परफॉर्मेंस। उसके बाद इन्वेस्टर रिलेशंस के लिए, इन्वेस्टर रिलेशंस मतलब इन्वेस्टर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी रहती है वहाँ पे रहती है, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उनके डायरेक्टर क्या सोच रहे हैं, उनके जो पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग्स हो रही है, उनसे रिलेटेड, ताकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और आगे क्या करने वाले हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, उन सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जाता है इन्वेस्टर्स को, बेसिकली स्टेक होल्डर्स को। फिर आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है क्योंकि एक सेट फॉर्मेट है। डेटा एक्यूरेसी हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड इंक्रीज्ड डी में आ जाता है डेटा प्रोवाइडर्स, और डेटा प्रोवाइडर्स में आप देखो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ डेटा, एक्यूरेसी, वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू टू द क्लाइंट्स, ट्रांसपेरेंसी। एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी तो आपने कई बार देख लिया, ठीक है। एफिशिएंसी, यही सब बार बार सेम सेम पॉइंट्स है, सबके लिए एक जैसा ही यूज़ है, तो इसलिए आप एक या दो चीज़ें आप याद रखोगे ना तो सभी के लिए वो कॉमन हो जाता है, तो वो लिख सकते हो। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में लिखा नहीं है, आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो आप लिख सकते हो। एनालिस्ट के लिए ये देखो, फिर एक्यूरेसी आ गई, कंसिस्टेंसी आ गई, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिर ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। सेम सेम चीज़ें सभी के लिए, एक जैसी चीज़ें। अकाउंटेंट्स के लिए इसमें भी वही चीज़ आएगी, देखो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, स्ट्रीमलाइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन्हेंस्ड कोलैबोरेशन मतलब स्टेक होल्डर एंड अकाउंटेंट्स के बीच में, एफिशिएंसी, यहाँ पे भी देख लो, बेटर कंप्लायंस। सेम चीज़ें, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। सिर्फ आपको वीडियो को बार बार देख लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बेनिफिट की बात करें, वही बेनिफिट जो यूज़र्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेनिफिट है, और वही जिन रीजंस की वजह से वो यूज़ कर रहे हैं वही इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन, एक सेट फॉर्मेट है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग, जिससे मैनुअल, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मैनुअल डेटा एंट्री एंड एनालिसिस। सिंप्लीफाइड डेटा एक्सचेंज, क्योंकि ओपन सोर्स है, सारी हर कोई कंपनी यूज़ का कोई कॉस्ट नहीं है, तो सिंप्लीफाई डेटा एक्सचेंज हो जाता है। ये देखो, फिर आ गया एफिशिएंसी, फिर आ गया एक्यूरेसी, फिर आ गया ट्रांसपेरेंसी, फिर आ गया डिसीजन मेकिंग, टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। वो जो एलिमेंट्स थे ना मैंने बताया था, आपकी बुक में एक छोटा सा पेपर फ्लैग लगा देते ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मार्क्ड रहें, आप डायरेक्टली उस चीज़ को ओपन कर सकें, उसके लिए हो जाता है। बेनिफिट खत्म हो गया। कंपनीज एग्जाम फ्रॉम XBRL रिपोर्टिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है। किनको XBRL में रिपोर्टिंग नहीं करनी है, जो एग्जाम्प्ट है। हालांकि वॉलेंटरीली वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी उनके लिए नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। पहला हो जाएगा 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनीज। OPC स्मॉल कंपनी की लिमिट्स चेंज हुई हैं, ठीक है, तो आप इसको देख लेना, जो अमेंडमेंट आई हुई है उसके हिसाब से स्मॉल कंपनी की डेफिनेशंस चेंज हुई हैं। OPC एंड स्मॉल कंपनीज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम XBRL रिपोर्टिंग। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहते हैं, इन्होंने एग्जाम्प्ट किया हुआ है। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी जो होती हैं वो बेसिकली चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होती हैं, टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, साइंस, इन सब चीज़ों के लिए। सेक्शन कंपनीज विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, found for promoting commerce, art, science, sport, education, research, social welfare, religion, charity and any other useful purpose is exempt from XBRL reporting. फॉरेन कंपनी, इसकी डेफिनेशन आपको कंपनीज एक्ट में मिल जाएगी, कंपनीज एक्ट 2013 में, आप लोग देख लीजिएगा, उनको भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उनको भी फॉलो नहीं करना है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ XBRL, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। XBRL का फ्यूचर क्या है? द फ्यूचर ऑफ XBRL इज रेडियंट, रेडियंट मतलब ब्राइट, द फ्यूचर ऑफ XBRL इज ब्राइट and use of this standardized language for the financial reporting and analysis continues to grow worldwide, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 में, इंक्रीज एडॉप्शन, मतलब कि जितनी ज़्यादा कंपनीज ने अभी तक अडॉप्ट किया है, और भी कंपनीज और भी कंट्रीज़ ने अपने आप एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया है XBRL को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या है ना, क्योंकि कंपनी अब ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, आपको अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपेंड करना होता है, कॉन्ग्लोमेरेट्स बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, तो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आप रूल के अगेंस्ट या लॉ के अगेंस्ट या कस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो बाकी कंपनीज कर रही हैं उस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, एक तरीके से लॉ बन जाता है, तो अडॉप्ट उन्हें करना ही पड़ता है। इंटीग्रेशन विद द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन, AI। XBRL में भी इंटीग्रेटेड विद द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन, AI, मशीन लर्निंग टू इनेबल मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंशन इन द न्यू एरियाज।
XBRL में भी अडॉप्टेड इन न्यू एरियाज बियॉन्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ही अभी तो यूज़ हो रहा है, लेकिन ये और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, सच एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बाय द वे आपके सिलेबस में है, तो ये आखिरी वाला जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का पॉइंट है, तो इसके ऊपर हम लोग वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट। जब भी कोई चीज़ नई नई आती है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट चाहिए होती है, कुछ रिफाइनमेंट चाहिए होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो अमेंडमेंट चाहिए होता है ताकि चीज़ें और बेटर हो सकें। XBRL International will likely continue to develop and refine XBRL standard to meet the evolving need of the stakeholder and to keep pace with the changing technology and reporting requirements. इसके बाद आ जाता है इम्प्रूव्ड इंटरऑपरेबिलिटी। द डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव्ड डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल एंड ग्रेटर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द XBRL बेस्ड सिस्टम could be further expand to the use of XBRL. सो बेसिकली आपको एक लेवल पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि XBRL का यूज़ क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो कर रही हैं, और कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, बाकी कंपनीज फॉलो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से होती है। सभी के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से। The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has shifted its reporting format for annual report and cost audit report to XBRL. तो जो इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले ये लोग फॉलो करते थे, उससे चेंज करके अब इन लोगों ने XBRL फॉर्मेट को क्या कहते हैं, एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। इसका रीज़न ये है कि अब आपको इंडिया लेवल पर नहीं कम्पीट करना है, आपको वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करना है। तो वर्ल्ड लेवल पे आपका जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए। एडिशनली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ट्रांजिशन टू XBRL रिपोर्टिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं वो XBRL फॉर्मेट पे ही बनेंगी। वाइल द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने मैंडेट कर दिया XBRL रिपोर्टिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड जितने भी हैं उनको XBRL रिपोर्टिंग फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो सेबी की तरफ से जो पेनल्टी पड़ेगी वो बहुत हार्श पेनल्टीज होती हैं। ठीक है। उसके बाद RBI हैज एस्टेब्लिश्ड अ हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XBRL। RBI ने XBRL को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसका मतलब ये है कि RBI ने जहाँ पे मेंटेन कर रखा है जो बैंकिंग सेक्टर है, ये RBI और भी चीज़ों को मैनेज करता है ना, तो उसके अंदर भी ये लोग XBRL को लेके आ जाएंगे इन फ्यूचर। उसके बाद आ जाएगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI जो है, हैज़ बिन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द XBRL नेशनल jurisdiction एंड एग्जीक्यूटिंग द स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी को ये चीज़ एक तरीके से हैंड ओवर कर दिया है। उस बॉडी का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिनको एक पावर दे दी गई है एग्जीक्यूट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वैसे भी अगर आपको याद हो, अगर आपको ध्यान हो, मालूम ना हो तो मैं बता दूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अकाउंट रहता है वो फाइनल में जाके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाता है। उसमें आप AS, इंड AS और बाकी सब चीज़ें देखते हो। ठीक है। तो उसमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो ICAI का एक सब्जेक्ट है बाय द वे। तो ICAI को बॉडी को इसको हैंड ओवर कर दिया गवर्नमेंट ने। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XBRL रिपोर्टिंग इन इंडिया इज एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बढ़ाने के लिए ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिड्यूसिंग द रिपोर्टिंग बर्डन ऑन द कंपनीज, बैंक्स एंड प्रमोटिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो बेसिकली यही नोट्स थे। आप लोग इसको अपने लेवल पे एक बार और रीड कर लेना तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टफ नहीं है, एक दो बार इसको रीड करोगे या वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली जो वीडियो आने वाली है वो है आपकी AS17 के ऊपर, जो है सेगमेंट रिपोर्टिंग। इसके बाद है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और भी छोटे मोटे 2-3 चैप्टर्स है, उनकी वीडियोस आ जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे, जनरली उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आता, बट मैं करवा दूंगा कवर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।